हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी इन दिस स्पेशल। तो आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर मेमोरी के जो एमसीक्यूज़ का आपसे वादा किया था वो हम लेकर आए हैं। उसका आज ये पहला सेशन होने वाला है एमसीक्यूज़ का। कल या परसों में हमने जो अपना सेशन किया था वहाँ पर हमने उस चैप्टर को फिनिश करके थोड़े से एमसीक्यूज़ कर लिए थे, 6-7 एमसीक्यूज़ शायद किए थे। तो यहाँ पर हम आपके लिए 50+ लेकर आए हैं और इसके बाद हम इतने ही फिर से आपके लिए अगले सेशन में लेकर आएंगे। यानी कि इस चैप्टर से हम लगभग आपके 100+ एमसीक्यूज़ करा देंगे कंप्यूटर मेमोरी के। चैप्टर आपका पूरी तरह से हम फिनिश कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आपको डेडिकेटेडली हम हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं आरआरबी के लिए और एलआईसी असिस्टेंट के लिए, हिंदी और कंप्यूटर की। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके कंटेंट हमारा देख सकते हो कि कितना अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी, जहाँ पर हम आपको काफ़ी चीज़ें सेंड करते रहते हैं। प्रैक्टिस सेट सेंड करते हैं और डेली क्लास की पीडीएफ है वो आपको उसी ग्रुप में मिल जाती है। और साथ में आपको वीकली करंट अफेयर मिल जाते हैं। वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ भी हम आपको वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको उस ग्रुप में मिलती हैं। तो वो ग्रुप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर करते हुए। तो आज के हमारे सेशन में पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अ सी डी आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू का मतलब क्या है, रीराइट। तो अ सी डी आर डब्ल्यू डिस्क डैश क्या होती है बताइए। ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ। हैज़ अ फास्टर एक्सेस देन एन इंटरनल डिस्क, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? सर सारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं फिर हम बताते हैं। इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क सो इट कैन ओनली बी रिटन वंस, ये तो गलत है। क्या आप आर डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, रीड एंड राइट वाली है, तो आप इसको केवल एक बार राइट नहीं कर सकते, आप इसको बार बार कर सकते हैं। होल्ड्स लेस डाटा देन अ फ्लॉपी डिस्क, क्या ये सही है? या फिर कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन, बिल्कुल सर यही सही है। इसकी फुल फॉर्म ही यही है, हमने आपको पढ़ाया भी यही था कि अ सी डी आर डब्ल्यू डिस्क कैन बी इरेज्ड, उसको मिटा भी सकते हैं आप उसके अंदर जो डेटा है, और उसको आप रीराइट भी कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है किसी भी कंप्यूटर के अंदर वो किस फॉर्म में रखी जाती है? तो इसका सर आंसर हो जाएगा डिजिटल डाटा के रूप में रखी जाती है। यानी कि हर वो डेटा जो आपका डिजिटली फॉर्म में हो, यानी कि जिसको आप छू नहीं सकते लाइक दैट। तो देखो एनालॉग डेटा में नहीं होगा। डिजिटल डेटा जो आपको चीज़ें दिखती हैं, जैसा कि एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग में कुछ इस तरह से आपको डेटा दिखता है, और डिजिटल में आपको क्या होता है, आपको नंबर्स के रूप में डेटा दिखता है। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन या कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो किस रूप में स्टोर रहता है, डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर रहता है। आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है। अगला देखते हैं, अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्लर्क लेवल में बहुत बार पूछा जाता है। एकदम स्टैटिक सा क्वेश्चन है कि एक डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड, बताइए उसे क्या कहते हैं? थर्ड बताइए द, इसको हम कहते हैं एक डायरेक्टरी जो कि किसी एक और डायरेक्टरी के अंदर होती है, तो वो क्या कहलाएगी, सब डायरेक्टरी कहलाएगी। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम जो है उसका ये नाम है। आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं इस नाम से, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये आपके सामने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डीवीडीज आर ऑफ विच शेप, ये सबको पता होगा, बताइए जल्दी फिर भी। राउंड शेप, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पांचवे की तरफ चलते हैं, विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल से भी हैं, बेसिक से क्वेश्चन है, सीपीयू सबको पता होता है। अगला देखिए, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्पररी एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। जो डेटा को कैसा अपने अंदर स्टोर करती है, जो डेटा को अपने अंदर स्टोर करती है टेम्परेरी रूप से। तो इनमें से आप बताइए कौन सी है? रजिस्टर है, सर आप पढ़ा चुके हो इस चीज़ को। हर वो चीज़ देखिए, आपके ना एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें पढ़ा दी हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। वो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, जो भी चीज़ हम आपको पढ़ा देंगे उससे चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। एग्जाम में लैंग्वेज चेंज की जा सकती है, तो उस लैंग्वेज पर आपको कमांड खुद करनी है। हमारा काम है आपको सिलेबस कराना और प्रैक्टिस क्वेश्चन कराना, तो हम अपनी तरफ से आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। अब एग्जाम में हो सकता है वो थोड़ी बहुत इधर से उधर लैंग्वेज कर दे, तो वो फिर आप लोगों को टैकल करना है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन हम उस तरह के कराएंगे भी कि एग्जाम में किस तरह से वो लोग लैंग्वेज को चेंज करते हैं। तो जैसा कि यही एक क्वेश्चन था कि इन्फॉर्मेशन है वो टेम्परेरी रूप से रहती है और पास की जाती है जब कंट्रोल यूनिट इसको डायरेक्ट करता है तब।
तो वो रजिस्टर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा केप्ट वाइल द प्रोसेसर इज यूजिंग दैम। जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ पर रख दिए जाते हैं जब आपका जो डेटा है वो प्रोसेस हो रहा होता है? बताइए, वेयर आर द प्रोग्राम्स एंड डेटा केप्ट, बताइए जल्दी। सर बिल्कुल हमें पता है, मैन मेमोरी होता है, यानी कि जो रैम वगैरह जो आपका होता है उसी टाइम वहीं पे तो ये डेटा रख दिया जाता है। रैम में आपका कौन सा डेटा होता है? आप लोग जानते भी हो, बहुत से लोग पबजी वगैरह खेलते थे पहले के टाइम पे, अभी शायद बैन हो गया, पता नहीं मुझे उसके बारे में क्योंकि मैंने कभी नहीं खेला। तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग को हाई रैम के फ़ोन चाहिए होते थे। क्यों चाहिए होते थे? क्योंकि जब आप उस गेम को अपने फ़ोन पर चला रहे हो तो वो आपकी मैन मेमोरी के अंदर रहना चाहिए, और वो जितनी बड़ी आपकी मैन मेमोरी होगी उतना ईजिली आपका फ़ोन जो है वो स्मूथली काम करेगा। तो बस वही चीज़ आपसे पूछी गई है कि जब भी आप किसी भी डेटा को या फिर प्रोग्राम को रन करा रहे हो तो वो प्रोसेसर जब वो जो डेटा या इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर रखी जाएगी? तो वो मैन मेमोरी में रखी जाती है। सिंपल सा, रैम में रखी जाती है। तो रैम कौन सी मेमोरी है? मैन मेमोरी है। आगे चलिए, व्हाट डज स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड। जो स्टोरेज यूनिट है वो क्या प्रोवाइड कराता है? बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए। प्लेस फॉर टाइपिंग डेटा, क्या स्टोरेज यूनिट टाइपिंग डेटा के लिए प्लेस यूनिट कराता है? स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए स्टोरेज प्रोवाइड कराता है स्टोरेज यूनिट। प्लेस फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द एबव, बताइए क्या है? यहाँ बात किसकी हो रही है? स्टोरेज यूनिट की। स्टोरेज यूनिट की ही तो बात हो रही। तो स्टोरेज यूनिट का मतलब क्या हो गया? आपकी जो बाइनरी डिजिट के रूप में जो आपका छोटा से छोटा डेटा है वो आपको कितना क्या प्रोवाइड कराया कि आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को आप स्टोर करके रखिए। समझ रहे हैं? अब ये देखिए, प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन या टाइपिंग डेटा, इनसे ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आपको इस तरह से भी चीज़ें आनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट आंसर पता होने चाहिए कि आपका जो स्टोरेज यूनिट है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है आपको। वो आपको इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के लिए प्लेस प्रोवाइड करा रहा है, वो आपको प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन और टाइपिंग डेटा के लिए स्टोरेज थोड़ी प्रोवाइड कराएगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलिए। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोसेसर। ऐसी कौन सी मेमोरी है इनमें से जो प्रोसेसर से लगभग क्लोजली रिलेट करती है? बताइए जल्दी 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 जल्दी। सिंपल सा है सर, मैन मेमोरी होगा। यही तो बिल्कुल क्लोजली रिलेट करेगी प्रोसेसर से। क्यों करेगी? आपको बता चुके हैं, कोई भी आपको प्रोग्राम अगर रन कराना है तो प्रोसेसर के बिल्कुल पास में ही रिलेट कर, प्रोसेसर के बिल्कुल क्लोज में ही मैन मेमोरी को रखेंगे क्योंकि एक्सेस काम टाइम आपको कम से कम लगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है आपको देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रैम। इसमें रैम के सापेक्ष कौन सी ऐसी चीज़ है जो रैम के लिए सही नहीं है? तो रैम इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। सर ये तो सही है, ये तो हमारा सही है। अगला देखिए, अगला क्या कहा जा रहा है आपसे? अगले में कहा जा रहा है रैम इज़ द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। रैम बिल्कुल हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह होती है। बताइए, क्या रैम एकदम से हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह होती है? नहीं सर, हार्ड डिस्क स्टोरेज क्या करती है? चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करती है, लेकिन रैम तो ऐसा नहीं करती। रैम वोलेटाइल होती है। बिल्कुल सर, ऐसा तो होता ही है, रैम वोलेटाइल भी होती है। अगला, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गॉन व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ, यानी कि वोलेटाइल वाली जो प्रॉपर्टी है वो बताई गई, यानी कि ये भी आपकी सही है। तो कुल मिला के आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यही रैम के बारे में गलत है। अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। बाई सी डी यू कैन, आप एक सी डी के अंदर क्या कर सकते हैं? बताइए। रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, रीड एंड राइट कर सकते हो, या तो रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो। याद रखना ये सीडी की बात हो रही है, तो सीडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम सीडी के अंदर सिर्फ चीज़ों को रीड कर सकते हैं, आप उसको मिटा नहीं सकते। उस पर आप एक बार आपने देखा होगा कि जब भी आप सीडी में कोई भी डेटा डाल देते हो तो ना आप उसे चेंज कर सकते हो ना आप उसे मिटा सकते हो। तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो? सीडी के अंदर जो डेटा डाला हुआ है रीड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ट्राई करना, मार्केट से 10-15 रुपए की सीडी लेके आना, सीडी नॉट डीवीडी एंड ऑल। तो सीडी लेकर आना, उस पर अपने लैपटॉप में डालना और अपने लैपटॉप से कुछ डेटा उसमें डाल देना। फिर वो डेटा आप ना तो कॉपी कर सकते हो, ना आप उसे ट्रांसफ़र कर पाओगे, ना आप उसे इरेज कर पाओगे। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगला देखो 12, आप इसमें सीडी में आप डेटा कॉपी कर लोगे, लेकिन उसको आपको मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाओगे। कॉपी करना कोई अलग चीज़ होगी, रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते आप, ये चीज़ थी। 12वां देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड्स सिक्वेंशियली एक्सेस ओनली। इनमें से ऐसा कौन सा स्टोरेज मीडिया है जो हमें सिक्वेंशियल एक्सेस प्रोवाइड कराता है, बताइए। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब बताना है, तो सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब मैग्नेटिक डिस्क आपकी, ठीक है, 12 का भी मैग्नेटिक डिस्क आपको सीक्वेंस में डेटा मिलेगा, यानी कि सीक्वेंस वाइज आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जंप करके चले जाएंगे और वहां से अपना डेटा पिक कर लेंगे, आपको सीक्वेंस के हिसाब से जाना पड़ेगा। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए 12 के बाद 13 इसमें आपको बताना है द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड द विच डायरेक्टरी। जब मेन डायरेक्टरी है आपकी वो क्या कहलाएगी, जो मेन डायरेक्टरी है सर तो वो रूट डायरेक्टरी कहलाएगी, सिंपल है। और डायरेक्टरी के अंदर अगर कोई डायरेक्टरी है तो वो क्या कहलाती है, वो सब डायरेक्टरी कहलाती है, ठीक है। और जो आपकी मेन डायरेक्टरी है वो आपकी रूट डायरेक्टरी कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ CD रोम एंड CD-RW। CD रोम और CD-RW के बीच में जो मुख्यतः अंतर है वो क्या है, बताइए। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, दे आर सेम जस्ट टू डिफरेंट टर्म्स यूज्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। ऐसा तो नहीं है। अगर सर ये तो हम पढ़ चुके हैं तो एक ही मतलब अलग अलग मैन्युफैक्चरर के नाम नहीं है, ठीक है, इनमें कुछ तो डिफरेंस है। बी देखिए, अ CD रोम कैन बी रिटन टू एंड अ CD-RW कैन नॉट। हमें ये तो पता है कि जो CD-RW है आपका रीड एंड राइट वाला, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो, तो ऑप्शन बी भी कट जाएगा। सी आप देखिए, अ CD-RW कैन बी रीड एंड रिटन टू बट CD रोम कैन ओनली बी रीड फ्रॉम CD, यही आपका सही है। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, अ CD रोम होल्ड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन CD-RW, ऐसा कुछ नहीं है। मेन आपको बताना है कि मेन डिफरेंस क्या है, तो CD-RW के अंदर हम लोग रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, जबकि CD रोम के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, ये मेन डिफरेंस था। अगला 15वां देखिए, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज। जो आपका 8 बिट्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, तो सर आपने टेबल बताई थी, वो टेबल हमने पढ़ी थी, उसमें हमें मालूम था कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, बस सिंपल सा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वैसे नहीं लगनी चाहिए। मैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर लगभग 1 मिनट के आसपास तो दे ही रहा हूँ, और जहाँ क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है, और सारी चीज़ें तो हमारी पड़ी हुई हैं। तो 16 वाला देख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी जो हमारे सब्सक्राइबर हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं, तो काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे फैमिली बहुत जल्दी से ग्रो कर सके। तो 16 इसमें देखिए, इफ़ अ यूज़र नीड्स इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अवेलेबल टू द CPU। और हाँ, एक बात और, आप लोग कहेंगे सर हिंदी में क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, तो सर मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, आपके पास मेंस के लिए 130+ डेज हैं, आदत डाल लीजिए कंप्यूटर को इंग्लिश में पढ़ने की, और एग्जाम में आपके सामने दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखी हुई मिलेंगी। हिंदी की लैंग्वेज कंप्यूटर की इतनी टफ हो जाती है, इतनी टफ हो जाती है कि अगर क्वेश्चन वहाँ से अगर एग्जामिनर ने उसकी भाषा बदली तो फिर आप उस भाषा को पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो 130 दिन है, 10 दिन 20 दिन प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपको एकदम से आपकी चीज़ें समझ में आने लगेंगी इंग्लिश में भी। तो कंप्यूटर को मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप लोग कंप्यूटर को इंग्लिश में ही पढ़ना, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। तो और इसकी मैं हिंदी तो बताता ही जाता हूँ, आपको उसका अर्थ तो समझाता ही जाता हूँ। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इफ़ अ यूज़र नीड्स इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली अवेलेबल टू द CPU, इट शुड बी स्टोर्ड। अगर किसी भी जो यूज़र है उसको तुरंत के तुरंत कोई भी इंफॉर्मेशन है वो चाहिए CPU को, कहाँ से, CPU से, तो वो कहाँ पर स्टोर करनी चाहिए उसे, बताइए, जिससे वो इंस्टेंट ले सके, बताइए। ऑन अ CD, ये तो सर कोई मतलब नहीं है। इन अ CPU, ये भी कोई नहीं है। इन रैम, आप रैम में अगर उसको स्टोर करोगे, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे रैम में कर दो सर इंस्टेंट मिल जाएगी, लेकिन एक बात बताइए, जब आपने रैम में सपोज ये अगर आप टिक करते हो तो रैम में जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर ऑफ किया तो आपने इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी वो तो ख़त्म, और जैसे ही वो ख़त्म तो आपके लिए उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में आप उसे रखिए, वहाँ से आपका जो CPU है इंस्टेंटली अवेलेबल करा देगा आपको, जब भी आपको इसकी मदद ज़रूरत पड़ेगी तब। रैम में हमने क्यों नहीं रखा,
रैम में हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि जैसे ही हमारा कंप्यूटर होगा ऑफ, हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमने उसमें डाली थी वो भी चली जाएगी, तो हमारे तो किसी काम की बचेगी नहीं। 17 पर आ जाइए। टू वट टेम्परेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डेटा एंड लेटर पेस्ट देम टू अनदर लोकेशन। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब भी आप एक टेक्स्ट है, मान लीजिए इस तरह से कोई टेक्स्ट लिखा है, आप लोग बहुत करते होगे, कॉपी करके पेस्ट कर देते हो, ये करते हो ना। तो जब आपने कॉपी किया या फिर कट किया, मान लीजिए आपने इसको कट किया तो यहाँ से ये डेटा गायब हो गया ABC, फिर आपने जब उसे पेस्ट किया किसी जगह पर तो फिर से वहाँ ये लिख गया। तो इस बीच में ऐसा कौन सा स्टोरेज था, ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर ये आपका जो ABC लिखा था वो स्टोर रहा। या फिर अगर आपने इसको कॉपी किया होगा तो यहाँ से ये हटा नहीं होगा, लेकिन कॉपी होके ABC कहीं ना कहीं आया होगा, और जब आपने इसको पेस्ट किया होगा तो उसके बीच के ड्यूरेशन में ये ABC कौन सी जगह पर स्टोर रहा, उस जगह का नाम आपको बताना है। आप सबको पता होगा, आपके मोबाइल में रहता है क्लिपबोर्ड, कभी भी ट्राई करके देखिए। क्लिपबोर्ड में आप जो भी कॉपी करते हो वो डेटा लिखा रहता है। अगला आप लोग देखिए 18वें में आपसे क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिमूवेबल मीडिया एक्सेप्ट। इनमें से ऐसी कौन सी है जो सारी की सारी रिमूवेबल मीडिया है, किसी एक को छोड़ के, बताइए जल्दी बताइए। CD-ROM रिमूवेबल है, जी सर बिल्कुल है। डिस्केट्स बिल्कुल हैं, DVDs हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये कहाँ हमने बताया था, आपने सेशन अगर लिया होगा तो हमने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क ड्राइव कहाँ पर लगाई जाती हैं। ये मदरबोर्ड के आसपास इनको लगाते थे, अगर आपको याद हो तो, यानी कि ये रिमूवेबल मीडिया नहीं होती, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले में आप देखिए, ये बीच में कोई स्लाइड, चलिए आगे है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को देखिए पहले। मैम ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कही जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। ऑप्शन बता दो, कहीं भी रैम की आपको परिभाषा सी दी जा रही होगी, वो आपको आंसर करना है, बताइए। चलिए पढ़ लेते हैं। कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट कॉज प्रोसेसिंग टू अक्यर। ऐसी तो कोई परिभाषा रैम के बारे में नहीं पढ़ी थी। बी मेक्स द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज़। क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं सर। तीसरा अलॉट्स डेटा प्रोग्राम कमांड्स एंड यूज़र रिस्पॉन्स टू बी एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा था रैम के बारे में। चौथा कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर डेटा। यही आपने पढ़ा था कि रैम के बारे में जब भी हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। सेमीकंडक्टर से बनी थी ना रैम, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें डेटा स्टोर रहता है। तो यही हमारा रैम की परिभाषा हो जाएगी। केवल आपसे इसमें रैम की परिभाषा पूछी थी। देखिए इस तरह से आपसे ना लैंग्वेज को चेंज करके चीज़ें पूछ सकता है, वही मैं आपको बता रहा था। तो हम आपके सामने इस तरह से चीज़ें लेके भी आ रहे हैं, तो हम आपकी अपनी तरफ से हम आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी साइड से हम आपको बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और फिर भी अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको बार बार उन क्लासेस को देखना पड़ेगा, तो चीज़ें आपके फिर समझ में आ जाएंगी। इसमें कोई वैसी बात नहीं है। आप लोग अगर भूल चुके हो तो दोबारा से वीडियो को एक बार देख लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। और थ्योरी की क्लास इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी एक बार पढ़ने के बाद आपको जो डीप नॉलेज मिलती है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज कितनी भी घुमा दी जाए आप उन्हें टैकल कर ले जाते हैं। 26वें क्वेश्चन को देखिए। अ डिवाइस दैट रीड्स द इंफॉर्मेशन। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो उस इंफॉर्मेशन को रीड करती है कंटेंट ऑन अ डिस्क, किसी डिस्क में जो कंटेंट रहती है, एंड ट्रांसफर्स इट टू द कंप्यूटर्स मेमोरी, और कंप्यूटर की मेमोरी को ट्रांसफर कर देती है। आपको उस डिवाइस का नाम बताना है। ये सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है। सर डिस्क से लेनी है। अगर आपको डिस्क से लेनी है इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर की मेमोरी में डालनी है तो आपको किसका ड्राइवर चाहिए? आपको डिस्क का चाहिए ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क ड्राइव हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिस्क से चाहिए थी, कंप्यूटर की मेमोरी में डाली थी, इसलिए डिस्क ड्राइव हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है वहाँ मैं देता हूँ, और यहाँ पर आपको तो सिंपल सा था वो मैंने बता दिया। अगला, व्हेन यू मेक ग्राफ एंड पिक्चर्स इन डॉक्यूमेंट। जब आप ग्राफ और पिक्चर्स को बनाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, देन योर कंप्यूटर होल्ड्स द डेटा इन। तो जो आपका कंप्यूटर है वो उस डेटा को कहाँ पर होल्ड करता है, बताइए। जब भी आप क्या बना रहे हो, ग्राफ बना रहे हो और पिक्चर्स बना रहे हो, तो क्लिपबोर्ड में तो सर कट पेस्ट वाला सीन था, ये तो नहीं होगा। बैकअप ड्राइव में होगा नहीं, क्योंकि बैकअप में आप अपने जो भी आपका
बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपकी पूरी सीडी नहीं, जो भी आपकी क्या कह सकते हैं, मेमोरी हो गई, जैसे इस लैपटॉप के अंदर CDE में बनी रहती है, तो उसका आप बैकअप लेके बैकअप ड्राइव में डालते हो। रिस्टोर फाइल का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपने यहाँ कोई फाइल को रिस्टोर नहीं करना है, यानी कि वो कहाँ पर रहेगी, वो मेमोरी में रहेगी। सिंपल सा है। अगला 20 पर पहुंचिए। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके भी तो आंसर ले सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए। 20 पर देखिए, द स्टोरेज एलिमेंट फॉर अ स्टैटिक रैम। बताइए स्टोरेज एलिमेंट क्या है एस रैम के अंदर। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर आपने सेशन सही से लिया तो आप इसको आसानी से टिक करेंगे। तो जो स्टोरेज एलिमेंट है वो रैम के अंदर रेसिस्टर कैपेसिटर किसके रूप में रहता है, बताइए। ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप लोग इसका आंसर टिक करना, क्योंकि सारी चीज़ अगर मैं बताऊँगा तो फिर वो चीज़ें हो गई ना कि सारा कुछ हम ही बता रहे हैं, आप अपनी साइड से कोई मेहनत कर नहीं रहे, और जब तक आप अपनी साइड से चीज़ों को थोड़ा सा नहीं देखेंगे तब तक आपको भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे आप अपने लोग खुद बताइए। 21 देखिए, विद अ CD यू कैन। आप एक CD के साथ क्या कर सकते हो। CD के साथ बहुत बार बता चुके हैं, अगर अकेला CD आ रहा है तो CD के साथ हम केवल रीड कर सकते हैं, और उसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इनमें से आपको बताना है कि लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है स्टोरेज की, GB, KB, MB, TB। तो सर TB है, हमने वो जो आपने दी थी हमको टेबल, वो हमने देखा था, तो उसमें मालूम था कि TB हमारी लार्जेस्ट यूनिट है इनमें, अगर हम कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। विच इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। कि जब भी आप ट्रैक्स को सेक्टर में डिवाइड करते हो, ठीक है, किसी भी डिस्क को ट्रैक में या सेक्टर में डिवाइड करते हो, तो वो जो आपकी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया। बताइए। तो ये जो हमारी प्रोसेस है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। इस चीज़ को रट लीजिए, एकदम से रट लीजिए, मैं कह रहा हूँ रट लीजिए, तो फिर रट लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स क्या कही जाती है, तो हम उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं। इस बात को आप लोग बिल्कुल ही याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24, द पोर्शन ऑफ द CPU दैट, CPU का ऐसा कौन सा पोर्शन है दैट कोऑर्डिनेट्स, जो कोऑर्डिनेट करता है द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर के अंदर अन्य जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। बताइए वो क्या है, बताइए। ऐसी कौन सी चीज़ है, कंट्रोल यूनिट है, सबको पता है। कंट्रोल यूनिट के अंदर आपको कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपकी जितने भी उसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस लग रही हैं, वो सारी चीज़ें किस तरह से वर्क करेंगे, उनकी एक्टिविटी कैसे रहने वाली है, आपको माउस की सेंसिटिविटी बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कंट्रोल यूनिट में मिलती हैं। तो वही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप बताइए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन हैंडल। बताइए, सबसे छोटी यूनिट आपको बतानी है जो कि यूज़फुल होनी चाहिए, पर आपके सामने यूज़फुल होनी चाहिए। तो ये तो कोई चीज़ ही नहीं होती, ये भी कोई चीज़ नहीं होती। बाइट और बिट में कौन सा छोटा होता है, बिट छोटा होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी थी। ठीक है, 29 देखिए, द यूनिट विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट एजेंट बिटवीन मेमोरी एंड बैकिंग स्टोर टू रिड्यूस प्रोग्राम टाइम इज, वो बताइए क्या कहलाती है। यानी कि आपको वो चीज़, उस यूनिट का नाम बताइए आप, जो क्या करती है, एक मध्यस्थ की तरह काम करती है मेमोरी की और बैकिंग स्टोर के बीच में। क्यों, वहाँ पर जो आपका टाइम है, प्रोसेस टाइम, उसको घटाने के लिए। तो सर आपने बताया था कैशे मेमोरी थी, बिल्कुल ठीक। अगर जो भी लोग पढ़ रहे हो सही से, वो बहुत अच्छे आंसर करते जा रहे हो। आप लोग बताना कि टोटल हम लोग शायद 50 से अबव ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप मुझे ये बताना कि आपके कितने आंसर सही गए हैं। ठीक है, अगर आपने थ्योरी की क्लासेस अच्छे ली होंगी तो आपके बहुत अच्छे से आंसर जाएंगे, लगभग आप 40 के आसपास पहुंच जाओगे। और अगर आप 40 के आसपास पहुंच रहे हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। 30 पर चलते हैं। अ प्लेस इन द कंप्यूटर सिस्टम, एक जगह है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर टेम्परेरी स्टोर्ड, जहाँ पर टेम्परेरी रूप में जो आपके प्रोग्राम्स हैं या डेटा है वो स्टोर रहता है। उस जगह का नाम आपको बताना है। बताइए 30 का क्या होगा। पेस्ट, ओपन पॉकेट। सर अकेला एक ही ऑप्शन बचता है, मेमोरी, और तो कोई बचता ही नहीं है। ठीक है, 27 को देखिए, अ डिस्क ऑन विच यू स्टोर इंफॉर्मेशन। एक डिस्क, उस डिस्क का नाम बताइए जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो। बताइए, क्या उसको आप प्लेट कहते हो,
या आप इसको डेटा डिस्क कहते हो, पेपर डिस्क कहते हो, टीवी डिस्क कभी सुना नहीं, पेपर डिस्क होता नहीं, प्लेट होता नहीं, डेटा डिस्क होता है। ये आपके लिए नई चीज़ है, लेकिन कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है जो आपको MCQs के थ्रू ही करा सकते हैं, वो चीज़ थ्योरी में कवर नहीं हो पाती है। तो स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम MCQs लेकर आ रहे हैं। एक एक चैप्टर के हम 100 के ऊपर हम MCQs आपको कराने वाले हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम आराम से शांति से पढ़ते रहिए, आपको यहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू। कंटेंट हमारा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 31 देखिए, 31 में आपसे क्या कहा जा रहा है, अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। एक रिमूवेबल होगी मैग्नेटिक डिस्क होगी, वो इंफॉर्मेशन को कहाँ पर स्टोर करेगी, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, ये पूछा जा रहा है। बताइए। हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक डिस्क की बात होगी तो फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क है वो फ्लॉपी डिस्क में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उनको होल्ड करती है। ठीक है, 32 पर देख चलते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स ओनली द प्रोग्राम एंड द डेटा दैट आर CPU इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। बताइए, विच टाइप ऑफ मेमोरी, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो होल्ड करती है प्रोग्राम और डेटा को, जो CPU करंटली प्रोसेस कर रहा होता है। तो वो सर रैम होती है, बहुत बार बता चुके हैं। तरह तरह से इसकी लैंग्वेज आपसे चेंज करके चीज़ें पूछेगा, तो आपको अगर रैम के बारे में डीप नॉलेज है तो आप हर तरह से उसका आंसर दे देंगे, चाहे कितनी भी आपसे लैंग्वेज चेंज करके चीज़ें पूछी जाएँ। अगला आ जाइए, बिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है। ये तो सर बहुत सिंपल है, आपने बताई थी, बाइनरी डिजिट होती है, इसमें कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बताइए, टू पुट इंफॉर्मेशन इन अ फाइल, किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको पुट करना है इन अ फाइल, एक फाइल के अंदर, और मैग्नेटिक डिस्क, एक मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जो आपकी फाइल है उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन को पुट करना है, या इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी, या फिर कंप्यूटर की मेमोरी में। सो इट कैन बी यूज्ड लेटर, जिसे कि आप बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो इसे क्या करेंगे आप बताइए। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको स्टोर करेंगे, सिंपल सा है। इसमें तो कोई भी, बस आपसे ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ऐसा लगता है कि ये चीज़ कहाँ से पूछ ली गई, लेकिन जब आपको पता होगा, नॉर्मल सी नॉलेज भी अगर होगी तो भी आप कर पाएंगे। कि अगर आपको कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर या मैग्नेटिक डिस्क के अंदर एक फाइल जो आपकी है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो आप उसे क्या करोगे, तो आप उसे स्टोर ही तो करोगे जिसे आप बाद में यूज़ कर सको। सिंपल सा है, केवल लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ी बना दी तो आपको सवाल ऐसा लगने लगा पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, 37 पर चलते हैं। विच इज़ नॉट अ फैक्टर व्हेन कैटेगराइजिंग अ कंप्यूटर। इनमें से ऐसा क्या चीज़ है जो फैक्टर नहीं है जब भी आप कैटेगराइज करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, वो आपको बताना है। यानी कि कंप्यूटर को जब आप कैटेगराइज करते हैं तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें मदद नहीं करेगी कंप्यूटर को कैटेगराइज करने में। सबसे पहला, स्पीड ऑफ द आउटपुट डिवाइस, ये आपकी करेगी कि कितने बिट प्रोसेसर आप खरीद रहे हो कंप्यूटर का। अमाउंट ऑफ मैन मेमोरी द CPU कैन यूज़, ये जो रैम, कितनी रैम की चीज़ें आप खरीद रहे हो वो भी इसको कैटेगराइज करती है। कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, यानी कि परचेजिंग के हिसाब से भी ये भी आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सी कंप्यूटर का कैटेगराइजेशन इस तौर पर भी हो सकता है। कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क, ये भी हो सकता है कि आपकी रोम कितनी है, आपको इंटरनल कितनी मेमोरी दी जा रही है। फिर वेयर इट वाज परचेज्ड, क्या ये कोई फ़र्क डालेगा, आप चाहे कहीं से परचेज़ कीजिए, उसकी अगर जो भी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो हर जगह ही आपको सेम मिलेगी, चाहे आप कहीं से भी परचेज़ कर लें। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ये हमारा सही आंसर होगा। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर को कैटेगराइज करने में हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ है जो सही नहीं है। क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, ये दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आंसर आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 34, यानी कि बीच में जो क्वेश्चन रह गए थे वो यहाँ पर है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोसेसर ऑफ ऑल कंप्यूटर, सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका प्रोसेसर, वेदर माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम मस्ट हैव, कोई भी कंप्यूटर हो, माइक्रो कंप्यूटर हो, मिनी कंप्यूटर हो या मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, उनका जो प्रोसेसर है उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो होनी ही चाहिए। बताइए, उनके अंदर ALU होना चाहिए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये अंदर होना चाहिए, यानी कि CPU का एक हिस्सा होता है। प्राइमरी स्टोरेज होनी चाहिए और कंट्रोल यूनिट होनी चाहिए।
मैंने आपसे बताया था कि प्राइमरी स्टोरेज यानी कि जो आपकी मेन मेमोरी है उसके बिना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, तो ये तो होना ही चाहिए। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये एक सीपीयू का हिस्सा है, ये भी होना ही चाहिए, तभी उस कंप्यूटर का कोई महत्व बनता है। और कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, जिससे कि आप इसमें कुछ भी कंप्यूटर में जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को सीपीयू कैसे इंटरेक्ट कर पाए, तो वो कंट्रोल यूनिट के जरिए करता है। तो ये यानी कि तीनों की तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 35, वॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ऑनली मेमोरी रोम मेक्स इज यूजफुल। रोम क्या ऐसा कौन सा गुण है जो इसे यूजफुल बनाता है? आप बताइए। 35, ऑप्शन नंबर ए देखिए, रोम इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से अपडेट की जा सकती है। क्या ये इसका जो गुण है वो उसे बहुत ज़्यादा यूजफुल बना देता है? अब इसमें क्या करना पड़ेगा? हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें गलत हो, कुछ चीज़ें सही भी लिखी हो, लेकिन आपको क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। दूसरा देखिए, डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। रोम के बारे में हमने ये बात तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। अगला देखिए, रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ इनएक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज। ऐसा नहीं था, रोम के अंदर अगर आपको ज़्यादा डेटा स्टोरेज चाहिए तो आपको उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऐसी बात हमने पढ़ी थी। तो यानी तो ये तो नहीं हो सकता। डी, रोम चिप्स आर इजिली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि आप इजीली ने स्वैप कर सकते हैं। एक अगर आपकी मान लीजिए आपने इंटेल का आपने कंप्यूटर खरीदा है तो उसकी रोम आप निकाल के आप डेल के कंप्यूटर में डाल दीजिए। क्या ये इतना आसान होगा? नहीं होगा। और रोम इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली अपडेटेड, या फिर बी? तो सर बी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये सबसे अच्छा गुण है रोम का, क्योंकि जब हमने रोम के बारे में पढ़ा था तो हमने आपको ये बताया था कि रोम को हम लेके क्यों आए, रोम को हम क्यों लेके आए थे, वो कारण ही यही था। ठीक है, अगर आपने सेशंस देखे हैं थ्योरी वाले तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। 39 बताइए, व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट्स फंक्शन इन द सीपीयू। कंट्रोल यूनिट का जो फंक्शन है सीपीयू के अंदर वो क्या है, वो आपको बताना है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर क्या काम करता है बताइए। टू ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज, क्या ये काम करता है? टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर करने का काम करता है। टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, ये तो एएलयू काम करता है, ये काम आपका मेमोरी करती है। टू ट्रांसफर डेटा टू प्राइमरी स्टोरेज, टू डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यही काम करता है आपका कंट्रोल यूनिट। ये डिकोड करता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को, जिससे कि जो सीपीयू है वो जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं फिर उनके साथ इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो आपका 39 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 40 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको ज़्यादा कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता है? इमेजिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए, वॉइस के लिए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इमेजिंग, ग्राफिक्स, वॉइस, सारा कुछ हो जाएगा सर। कि हमें कुछ भी आपको लार्ज कंप्यूटर मेमोरी चाहिए ही चाहिए। इमेजिंग अगर आप करेंगे तो आजकल तो काफ़ी सारी मतलब हाई डेफिनेशन में इमेजेस आती हैं, तो उनके लिए आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। ग्राफिक्स के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, और वॉइस के लिए भी आपको चाहिए। ठीक है, अगर आपने देखा भी होगा जब आप वॉइस MP3 डाउनलोड करते हो तो वो भी वहाँ से आपसे पूछा होता है कि आपको किस बेस पर आपको चाहिए। 128 KB पर सेकेंड का प्रोसेस कर रहा हो वो वाली चाहिए, 256 या 300 एंड इस तरह से आपसे पूछता है, तो वही चीज़ है। तो आपको सारी चीज़ें ही चाहिए। 41 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी। ये शायद अगली स्लाइड में इसकी पूरी, हाँ यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसको लार्ज कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है, ये बताना है आपको। इन कंप्यूटर में से सिंपल सा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके सामने ये कंप्यूटर्स रख दिए गए हैं, यानी कि ये आपको एग्जांपल दे दिए गए हैं। इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसके अंदर लार्ज मेमोरी होती है? बताइए। लैपटॉप, नोटबुक और मिनी। तो मिनी कंप्यूटर इन दोनों से अधिक मेमोरी स्टोर करता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 42। यहाँ पर देखिए आपकी 41 में लैंग्वेज बस घुमा के पूछी गई कि किसको आवश्यकता है, लेकिन एक्चुअल में वो ये पूछना चाह रहा है कि इन तीन, ये जो आपके सामने तीन तरह के कंप्यूटर लिखे गए, इनमें से लार्ज मेमोरी किसके अंदर है, वो चीज़ पूछ रहा था। 42 देखिए, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाई अ स्टोरेज डिवाइस टू रिट्राइव डेटा एंड प्रोग्राम्स इज इट्स। वो क्या कहलाती है? अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि वो समय जो रिक्वायर्ड आवश्यक है स्टोरेज डिवाइस को, किसी भी स्टोरेज डिवाइस को रिट्राइव करने के लिए, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन
आपने उससे मांगी और वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसके बीच का जो समय है डेटा या प्रोग्राम्स के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, आपको ये बताना है। तो रिट्राइव करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ क्या करनी है, रिट्राइव करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिट्राइवल स्पीड। बिल्कुल सिंपल है। अगर इस तरह से मिलता है कि रिट्राइव करनी है चीज़ों को, तो रिट्राइवल स्पीड। 43 में देखिए, अ 32-bit वर्ड कंप्यूटर कैन एक्सेस हाउ मच बाइट एट अ टाइम, ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोग याद कर लीजिए, स्टैटिक क्वेश्चन है, 32 बाइट्स ये एक बार में एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर मस्ट बी लार्ज इनफ टू कंटेन द एक्टिव पार्ट्स ऑफ। जो आपकी मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, वो इतनी इनफ लार्ज होनी चाहिए कि उसके अंदर जो भी एक्टिव पार्ट हैं, किसके एक्टिव पार्ट होने, किस, जो आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं उनमें से किसके एक्टिव पार्ट्स को वो हैंडल कर सके, इसलिए मेन मेमोरी के पास अधिक कंप्यूटर स्टोरेज होना चाहिए, ये पूछा गया है आपसे 45 में। बताइए। द ऑपरेटिंग सिस्टम तो सर सब में ही मिलता है, तभी काम हो पाएगा। इनपुट आउटपुट स्टोरेज या वर्किंग स्टोरेज, तो ये भी चीज़ें सर आप अलग से जोड़ते हो तो इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर द एप्लीकेशंस, यानी कि आप क्या ढूंढते हो एक कंप्यूटर के अंदर, कि सर हम ये ढूंढते हैं कि एक एप्लीकेशन, हम हमारे कंप्यूटर में एक बार में कितने एप्लीकेशंस को रख सकते हैं, वही चीज़ तो आप ढूंढते हो ना, कि आपकी कैपेसिटी कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो आप इसी से तो अंदाज़ा लगाते हो कि इसमें कितने एप्लीकेशंस आप रख सकते हो। ठीक है, वही चीज़ आपसे पूछी गई है, बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। आपको एप्रोप्रिएट आंसर चुनना था, वो आप चुन चुके हो। 46 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इम्प्रूव्स, इसमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो इम्प्रूव करती है प्रोसेसिंग को वो इम्प्रूव करती है, किसके द्वारा, बाई एक्टिंग एज अ टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया, जो कि टेम्परेरी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया प्रोवाइड कराती है बिटवीन द मेमोरी एंड द सीपीयू। यानी कि फिर से क्या हो रहा है, ये आपसे आंसर क्या पूछा जा रहा है, बताइए। काम क्या कर रहा है यहाँ पे, किसके बीच में होनी चाहिए, सीपीयू और मेमोरी के बीच में। तो सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो आपकी एक मेमोरी आती है, वो कौन सी मेमोरी आती है, वो कैशे मेमोरी आती है आपकी। ठीक है, और वहाँ पर आप वो डेटा जो होल्ड करती है और आपकी जो स्पीड है वो हाई स्पीड होनी चाहिए। तो जिन्होंने भी थ्योरी क्लासेस ली हैं उस टाइम पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यहाँ मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ, तो उतनी ही तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप देख रहे हो 40 मिनट के आसपास होने वाली है वीडियो, और अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो जल्दी से बाइंड अप करते हैं। 47 देखिए, द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन, जो बूट सेक्टर है फाइल का, वो किसी भी सिस्टम के अंदर कहाँ पर स्टोर रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, रोम के अंदर आपका जो बूट सेक्टर है वो किसी भी सिस्टम के अंदर स्टोर रहता है। 47 के बाद 48 पर आइए, द कंप्यूटर्स प्रोसेसर, जो किसी कंप्यूटर का प्रोसेसर है, कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, उसके अंदर इनमें से कौन से पार्ट होते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर, बताइए। कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर कौन से पार्ट होने चाहिए, सीपीयू एंड मेन मेमोरी। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, स्टैटिक क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप आंसर टिक कीजिए, आपको बस ये आंसर याद रहना चाहिए। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं क्योंकि वो थ्योरी में कवर नहीं हो पाए थे, तो वो जो थ्योरी पर कवर नहीं हो पाए वो हम एमसीक्यूज के जरिए कर लेंगे। 49 देखिए, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, जो मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस है किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के लिए, वो कौन सी होती है, बताइए। मोस्ट कॉमन बतानी है आपको। हर पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क जरूर मिलती है, तो ये आपकी मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अगला देखिए, थिक रिजिड मेटल प्लेटर्स दैट आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन एट अ हाई रेट ऑफ स्पीड आर नोन एज, उन्हें हम क्या कहते हैं। ये तो कराई हुई चीज़ है, इन्हें सर हार्ड डिस्क कहते हैं, आप बता चुके हो, हमने किया भी है, शायद पिछले सेशन में इन चीज़ों को किया था। 50 के बाद आ जाइए 52 और 51 जो क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे ध्यान है उसमें ये पूछा था कि 1 MB के अंदर कितनी केबीज होती हैं, तो 1000 कितनी केबीज होती हैं, ये आपसे 51 में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने उससे नहीं लिया। 1024 केबी होती हैं, सबको पता होता है। फिर बताइए, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट, एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं,
एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं बताइए? सर पढ़ा हुआ है, 8 होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनदर नेम ऑफ फॉर अ चिप? एक चिप का अगला नाम क्या हो सकता है बताइए? एक चिप को हम और क्या कहते हैं? हम एक चिप को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि चिप के अंदर जो आपने देखा होगा, आपकी जो चिप होती है वो भी अगर आपने देखी होगी, जो नॉर्मल वाली जो चिप आती है कुछ इस तरह से रहती है, और इसमें फिर इस तरह से इस तरह से जो लाइनिंग्स बनी रहती हैं वो सेमीकंडक्टर लाइन होती हैं, सिलिकॉन की शायद होती हैं, और उन्हें हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह होती हैं, तो चिप को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। 54 देखिए, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स इज अकम्प्लिस्ड बाई, बताइए 54। आपको क्या करना है? डिक्रीज करना है। क्या डिक्रीज करना है? अमाउंट। कौन सा अमाउंट? यानी कि स्पेस का। हमें किसी भी स्पेस को कम करना है, और जो हमारा उसमें जो डेटा है, स्टोर है, मान लीजिए वो क्या करते हो आप, आपकी कोई फाइल है, मान लीजिए 400 MB की आपकी फाइल है, लेकिन आपको ये अपने लैपटॉप के अंदर या अपने फ़ोन के अंदर रखनी है, और आपके पास इतना स्पेस नहीं है, तो आप इसे क्या करोगे? आप इसको छोटा करके 40 MB का मान लीजिए आपने बना दिया। तो ये जो आपने 40 MB का बनाया, तो वो आपने क्या किया? वही चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि आप किसके जरिए ऐसा करते हो? जो आपका जो स्टोरेज का अमाउंट था वो आप डिक्रीज़ कर रहे हो, यही चीज़ तो पूछी जा रही है। स्टोरेज का अमाउंट आप डिक्रीज़ कर रहे हो, जिससे कि आपको जो स्पेस है वो मिल सके डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे? यानी कि 400 MB की फाइल को आपने 40 MB में बनाया, तो आप क्या करते हो? हम करते हैं सर फाइल का कंप्रेशन। सब करते होगे, बहुत लोग यूज़ भी करते होगे इस चीज़ को, तो फाइल कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो इतना ही था आज का हमारा सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हिंदी के लिए आप बिल्कुल ना कोई भी चिंता मत रखिए, और जितना हो सके आप चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस अपने से आपसे बात करनी थी, ज़्यादा तो आपसे नहीं कहेंगे कुछ, बाकी आप समझदार हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।